Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and I welcome you to this session. In this session, we will be discussing about Naxalism. Well, I have already made part 1 of Naxalism. It is in the playlist, you can watch that. So this video is primarily a build up over the part 1 of our series on Naxalism. So in the first part, I told you that Naxalism is a very complex idea. Naxalism as an issue is a very complex one. So many angles are involved. So basically I have bifurcated it into 3 different segments which will give us a clear picture about what Naxalism is. So the first thing I told you is about the ideological basis. Secondly, I told you the structure, the organizational structure on which this entire edifice of your Naxalism is based. And the third thing that we are going to discuss today, it would be our issues, the real issue, the core issue which led to Naxal movement in India. तो इस जो कम्युनिकेशन को हम लोग रखेंगे बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में ताकि सब लोग को समझ में आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक तरफ जहां सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, मनमोहन सिंह ने फुल कैपेसिटी में एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा था कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं. दूसरी तरफ जब नक्सल हैं वो कहते हैं ये मुद्दा इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, ये जल जंगल जमीन का मुद्दा है, ये सोशल जस्टिस का मुद्दा है. तो कुछ सेक्शन जो है वो कहते हैं जस्टिस का मुद्दा है और कुछ सेक्शन कहते हैं, गवर्नमेंट जो सरकार कहती है वो कह रहे हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है. तो आप खुद ही जाने और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है ये किस तरह का मुद्दा है, कि इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है या फिर अपना जस्टिस का मुद्दा है. तो कहानी स्टार्ट कोई इंसिडेंट से नहीं होती है, कुछ घटनाएं घटती है हिस्ट्री में, पास्ट में, जो कि मदद करता है हमें समझने में कि क्यों हुआ, वो चिंगारी निकली तो क्यों निकली. ऑलराइट. सो पहले चलते हैं कॉलोनियल टाइम में, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो जब ब्रिटिशर्स आए, जब उन्होंने अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया, पर्टिकुलरली बंगाल में, पावर उनका बंगाल में मैसिवली बढ़ गया, तो उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि परमानेंटली सेटल कर दिया गया रेट, जिस रेट पे की जमीन जो है वो उससे जो रेवेन्यू निकलेगा वो सरकार को पहुंचेगा. और उन्होंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, जमीन उनको दे दिया, जमींदार क्लास क्रिएट कर दिया. और वो जमींदार का काम क्या था कि रेवेन्यू, जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो लैंड से, वो सरकार तक पहुंचाए. तो 89% उसमें इनिशियली अगर हम बात करें तो 89% सरकार ले लेती थी और 11% जमींदार. तो सोचिए फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा. ठीक है. तो ये एक स्कीम स्टार्टिंग में आया था, जमींदार लेके आया, जमींदारी सिस्टम उसको ब्रॉडली कहते हैं हम. अब ये 3 लेवल का स्ट्रक्चर था. स्ट्रक्चर नंबर 1 ब्रिटिशर्स, स्ट्रक्चर नंबर 2 जमींदार्स, और स्ट्रक्चर 3 नीचे जो था वो बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टेनेंट्स एंड पेजेंट्स, किसान यहां पे हैं जो ओरिजिनल उगा रहे हैं इस चीज. तो आप उगा रहे हो चीजें, लेकिन आपको उसका जो बेनिफिट है वो आप रीप नहीं कर पा रहे हैं. मैक्सिमम पोर्शन कौन ले ले रहा है? सरकार ले ले रहा है. ठीक है. तो जमीन, और जो जमीन किसका है? जमींदारों के हाथ में है. तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया था और ये हाईली एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था, एक्सप्लॉइटेशन पे कंप्लीटली बेस्ड था. तो जैसे कि मदर इंडिया मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा, नए जनरेशन वाले तो डेफिनेटली नहीं देखे होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा, तो आपको याद होगा कि मदर इंडिया जमींदारी सिस्टम पे एक तरह से बेस्ड था. जिन्होंने नहीं देखा है, जो नई जनरेशन के हैं, वो भी मैं कहूंगा कि आप एक बार वो मूवी देख लें, बहुत ही बेहतरीन मूवी है. अब यहां पे आया सवाल कि उससे क्या हुआ. उससे यह हुआ कि जो एंटायर एग्रेरियन स्ट्रक्चर था भारत का, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव बन गए. चुनिंदा कुछ जमींदार थे, उनके पास सब लैंड था, और नीचे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, करोड़ों लोग थे जो कि आपके लैंडलेस लेबरर थे या टेनेंट थे, जिनका की पोजीशन बहुत वीक था. एक तो ये हुआ. दूसरा चीज, जो ट्राइबल लाइफ था जीवन का, जो आदिवासी का जीवन है, जंगल में रहते थे, थोड़ा सा सोसाइटी से दूर रहते थे,
वहां पे भी बहुत सारा चेंजेस ला दिया था ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारे लॉ लाए थे उन्होंने, जो कि फॉरेस्ट एक्ट था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, इस तरह का लॉ लेके आए थे जो कि बड़ा ही लॉ रेस्ट्रिक्टिव था। आदिवासी और जंगल के बीच में एक अलग तरह का संबंध, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि आदिवासी जंगल को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और जंगल उन्हें खाना और उनका लाइवलीहुड को सर्व करता है। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम था, इसमें डिसरप्शन लाया ये सब लॉ। तो अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले का इतिहास देखेंगे तो बहुत सारा पेजेंट मूवमेंट हुआ है, बहुत सारा ट्राइबल मूवमेंट हुआ है, संथाल ट्राइबल मूवमेंट या ढेर सारे इस तरह के मूवमेंट हुए हैं। तो उस टाइम में जो माहौल था इंडिपेंडेंस से पहले, तो 100% कंसेंसस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी आइडियोलॉजी विचारधारा का हो, उनका एक कंसेंसस था कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म होगा तभी जाके जस्टिस होगा। तो फिर जब आजादी मिल गई 1947 अगस्त 15, तो फिर सबसे पहला मुद्दा एक में से एक था कि भैया ले आओ लैंड रिफॉर्म्स। तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने सबसे पहले लॉ लाए थे, उसके बाद बिहार, उसके बाद और सब स्टेट फॉलो किए, लॉ लेके आए, ठीक है। उसके बाद संविधान भी हमारा आ गया, लॉ तो लेके आए, लेकिन लॉ का इफेक्ट क्या हुआ, लॉ किस तरह का था? तो लॉ, आपको बहुत सारे तरह के लॉ थे, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, टेनेंसी रिलेटेड एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, इस तरह के लॉज लाए गए। लेकिन जमींदार जिनके पास की मैक्सिमम पैसे थे सब, वो यूं ही तो कोई लैंड को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में केसेस पे केसेस लेके आ गए, जिसके कारण से कि जो प्रोसेस था इंप्लीमेंटेशन का, लॉ, जो लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉज जो थे, जिनका प्रोसेस को उन्होंने क्या कर दिया, इंपीड कर दिया, रोक दिया, बाधा पैदा कर दिया। उसके कारण से सोसाइटी में हुआ कि भाई इंडिपेंडेंस तो मिल गया है लेकिन लैंड रिफॉर्म तो हो नहीं रहा है। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1949 में इन्होंने सर्वे किया था और कहा था कि 70% जो लैंड है, 70% लैंड जो है, मात्र 15% आदमी के पास है और 30% लैंड है जो कि पीपल हैं जिनके पास की लैंड ही नहीं है, लैंडलेस हैं कंप्लीटली। ऐसा सिचुएशन था। अब अगर हम बात करें सेंसस का, 1971 सेंसस आया था, तो उसमें तो जो फिगर उन्होंने दिया था वो तो और भी चौंकात देने वाला फिगर है। उन्होंने कहा था कि मात्र 4% लोग मैक्सिमम लैंड ओन करते हैं और पूरे भारत में 60% लोग ऐसे हैं जिनको की जमीन है ही नहीं, भूमिहीन व्यक्ति हैं। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा समस्या था उस टाइम में, चैलेंज था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर था। और मैक्सिमम कुछ लोगों के पास जमीन है, उन्होंने केस पर केस किया कि ताकि ये इंप्लीमेंट ना हो पाए। तो भारत सरकार ने नेहरू जी के लीडरशिप के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। संविधान में ही उन्होंने कहा कि भैया बदल देंगे हम, ठीक है, क्योंकि संविधान में ही कुछ चीज ऐसा लिखा हुआ था जो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसके विपरीत जा रहा था, अगेंस्ट में जा रहा था। जैसे कि फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी देता था, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। तो ये बहुत बड़ा समस्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में ही समस्या था। तो उस टाइम में इसका निदान लाने के लिए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट कर दिया और 9th शेड्यूल लाया, जिसमें यह कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी अगर लॉ लाती है, लॉ अगर आता है जो कि लैंड रिफॉर्म रिलेटेड है, वो शेड्यूल 9 में आएगा और उस तरह का लॉ को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया। तो सरकार ने कोशिश करी, लीगल तरीके से कोशिश करी, लेकिन ग्राउंड पे कोई चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत एक्सेसिव विल पावर का आवश्यकता होता है, दैट इज नीडेड। और वो विल पावर का कमी हर जगह दिखा। लैंड रिफॉर्म्स का अगर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज लैंड रिफॉर्म फेलियर रहा है। जो थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, वो सक्सेस जो कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट थे, चाहे वो केरला का हो या बंगाल का हो, वहां कुछ सक्सेस मिला। कहीं आपको कहीं कहीं पे लीडरशिप इतने थे कि भैया हमको
करना ही करना है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी जो लीडर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कर्नाटक में पर्टिकुलरली, जहां पे कि बहुत अच्छा देवराज के अंदर बहुत बढ़िया लैंड रिफॉर्म हुआ और पॉजिटिव इंपैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल अगर कहूं एक लाइन में, तो लैंड रिफॉर्म बाय एंड लार्ज फेलियर। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो, उनका एक मेजर डिमांड था, डिमांड तो सबका था, लेकिन उनका मेजर डिमांड था कि लैंड रिफॉर्म लाओ, लैंड रिफॉर्म लाओ, लेकिन कुछ चीज हो नहीं रहा था। तो यहां पे जो उनके जो लीडर थे, जो बाद में नक्सल के गुरु माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, चारू मजुमदार। चारू मजुमदार एक लैंडलॉर्ड क्लास से ही आते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। वो विचारधारा जो मार्क्स के बाद देता था, जो माओ देता था, जिसके बारे में सेक्शन पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा है। अब उन्होंने कहा कि गोइंग टू द पार्लियामेंट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पार्लियामेंट में जाना कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। अब जो समय आ गया है कि हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा पावर। ये पॉलिटिशियन और ये लॉ और ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जिस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, उस तरह से किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो हमें अपने हाथ में पावर लेना होगा। और उन्होंने जो चीन में, चाइना में, चाइना से बहुत इंस्पायर्ड थे, माओ से बहुत इंस्पायर्ड थे वो। चाइना में जो प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर जो वेज किया था, माओ जेडुंग ने बोला कि उसी तरह का चीज हमें यहां भी करना पड़ेगा। और उन्होंने स्ट्रैटेजी के तहत डॉक्यूमेंट लिखा, 8 डॉक्यूमेंट, जो नाम से जाना जाता है हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। ओके, बेसिक फिलॉसफी यही था कि पावर ग्रोज थ्रू बैरल ऑफ द गन, कि पावर अगर चाहिए तो बंदूक उठाना पड़ेगा, कि बंदूक की नली से पावर बढ़ता है। ये उनका बेसिक सिद्धांत था। पावर आएगा तभी जाके आप जस्टिस कर पाओगे। और जब पावर जब तक कि बड़े लोगों के हाथ में रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। पीपल के हाथ में पावर होना चाहिए, तो बंदूक उठाना बहुत जरूरी है। ये एक उनका बेस लेवल सिद्धांत बन गया। अब ये तो हो गया। और उस टाइम में बहुत परेशान, बहुत ह्यू एंड क्राई था। कुछ बेहतरीन चीज वो लोग चाह रहे थे, होना हो नहीं रहा था। उसी टाइम में 18 मई 1967 में सिलीगुड़ी में किसान सभा ऑर्गेनाइज किया गया। और उस किसान सभा में आपको जो लीडर थे, जो उसके प्रेसिडेंट थे, वो आपको प्रेसिडेंट ने आउटराइटली कहा कि अब समय आ गया है कि हमें आर्म स्ट्रगल करना होगा, आर्म स्ट्रगल करना हो। उसी बीच एक छोटी सी घटना घटी। सिलीगुड़ी नाम का जगह है, वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट होता है। वहां पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी में घूमते, उस टाइम में कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा था, जो ऑर्डर में यह था कि लैंडलेस लेबरर को लैंड दिया जाएगा। तो एक ट्राइबल था जिन्हें की लैंड मिला था उसमें, तो बड़ा खुश था कि भैया हमें लैंड मिला, इतना दिन का स्ट्रगल। तो अपना झूमते झूमते अपने ही मिजाज में वो चला आ रहा था। उसी टाइम में जो जमींदार के कुछ लोग थे उन्हें टोंट किया, उन्होंने भी कुछ जवाब दी। जमींदार के लोगों ने उसे थ्रैश किया, पीटा लाठियों से, और माहौल बिगड़ गया। वो गए और जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे उनको बताया कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। ट्राइबल अपने आप ऑर्गेनाइज कर लिए अपने आप को। लीडरशिप जगत संथाल का लीडरशिप था, कानू सन्याल का लीडरशिप था उस टाइम में। वो लोग ऑर्गेनाइज किए और जितने जमींदार थे सबको उनके अगेंस्ट, ये जो भी जिन्हें मिला सिकल, जिन्हें मिला हैमर, जिन्हें मिला लाठी, जिन्हें मिला तीर, जिससे भी हो सकता है उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, और उनका पर्पस सिंपल था। पर्पस था कि जमींदार को मार दो, जमींदार का जितना भी प्रॉपर्टी है ले लो और सब में बराबर बराबर बांट दो। और इसको, ये जो एक्शन हुआ ये ठीक ठाक समय तक चलता रहा, वीक्स आफ्टर वीक, जिसमें कि पुलिस भी इसको रोकने के लिए आया। तो जब तीर से संथाल थे और ट्राइबल थे तो मोस्टली एरो ही चलाते हैं, तो उनसे कुछ लोगों का वहां पे डेथ भी हो गया था, इंस्पेक्टर का डेथ हो गया था। तो वो माहौल बहुत खराब कर दिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर कर दिया पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, और मतलब पॉलिटिकल
वायलेंस के कारण से मतलब आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंटी नेशनल काम कर रहे हो आप, इसका मतलब हो गया। उसके बाद ताकत उन्होंने पूरा लगाया और इसे 3 महीने 4 महीने के अंदर सेटल डाउन कर दिया गया। लेकिन यहीं पे चारू मजुमदार जो थे वो आइडियोलॉजिकली पुश कर रहे थे, और इस इवेंट के बाद माओ जो चाइना में बैठा हुआ था, उन्होंने एक कमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड इन नक्सलबाड़ी इज अ पील ऑफ स्प्रिंग थंडर एंड अ रोड टू रेड रेवोल्यूशन। ये कहा। अब ये बात सुन के चारू मजुमदार जो जनक कहलाते हैं, वो उनका मोटिवेशन दोगुना हो गया, और उन्होंने कहा कि ये जो सेम घटनाएं घटी है, अब समय आ गया है कि हम लोग प्रोटेक्टेड पीपल वॉर लड़े, पावर ग्रोज थ्रू द बैटल ऑफ द गन, एंड ये पूरा इंडिया में हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नक्सलबाड़ी, ये सिर्फ बंगाल का कहानी नहीं है, ये पूरे भारत का कहानी है। तो उन्होंने पूरे भारत में ले जाने के बारे में सोचा, और उन्होंने एक जगह चुना जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे कहा जाता है कि पिछले 2000 साल से कोई वायलेंस का एक्ट नहीं हुआ, कोई अपराइजिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बड़ा शांत प्रदेश है बहुत। लेकिन वहां पे जो स्ट्रक्चर था कि कुछ लोग, लगभग 10% के लोग व्यक्ति थे जिनके पास लैंड था, और 90% ट्राइबल थे जिनके पास कोई लैंड नहीं था। हड़पा हुआ लैंड सिस्टम वहां चल रहा था। तो वो वाला जगह को चुना गया, और वहां से क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में भी स्टार्ट हुआ, आंध्र प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ। तो हर जगह लोग ऑर्गेनाइज करने लगे, बंदूक इकट्ठा करने लगे, जिनको जो भी मिलता था, तीर है तो तीर है, धनुष है तो धनुष है, उनसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साथ ही 1970s आया जब, तो चारू मजुमदार ने सोचा कि इसको सिर्फ आर्म रिवोल्ट करने से नहीं चलेगा, सिर्फ आदिवासी को मोबिलाइज करने से नहीं चलेगा, अगर प्योर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाना है तो हमें सबको जोड़ना होगा। तो सबको जोड़ने के क्रम में उन्होंने 2 ग्रुप को टारगेट किया, एक वर्कर्स ग्रुप थे और एक वुमेन था, वर्कर्स ग्रुप थे और दूसरा स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम को दूर दूर तक फैलाया, पर्टिकुलरली अर्बन सेंटर्स में। तो बहुत लोग एक्सेप्ट किए, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। इसके बाद आपको सरकार बहुत घबरा गई, इस तरह का माहौल हो गया। तो इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था 1971 में, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका कि नाम था ऑपरेशन स्टेपल चेज। अब ऑपरेशन स्टेपल चेज पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां पे कि आर्मी का यूज किया गया था। आर्मी और जो पुलिस था वहां का, स्टेट्स का, उन दोनों का ये था। तो आर्मी का पर्पस क्या था, चारों तरफ से घेर ले, और पुलिस अंदर जो है, उनके स्पेशल बटालियंस वो अंदर ऑपरेट करे। अब ये जो जिम्मेदारी दिया गया था, जैकब साहब को जिम्मेदारी दिया गया था। ये वही आदमी है जो बांग्लादेश वॉर में शामिल थे। उस समय इंडिया के जनरल जो थे वो थे जनरल मानिकशॉ, और यूनियन होम मिनिस्टर उस टाइम में थे गोविंद नारायण। तो गोविंद नारायण ने जनरल जैकब को कहा, ये कहा जाता है, अब ये कहीं लिखित नहीं है लेकिन गवर्नमेंट इसी तरह से फंक्शन करती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसका कोई पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो जैकब साहब ने बोला मानिकशॉ को कि सर मुझे लिखित रूप से ये ऑर्डर दे दीजिए। तो कहा जाता है कि मानिकशॉ ने बोला कि भैया आप ऑपरेशन करो, लिखित कुछ नहीं मिलेगा। ये उस तरह का ऑपरेशन था। तो चारों तरफ से घेर के उनके जितने लीडरशिप थे, जो भी ओपोनेंट में थे, उनको आर्मी और पुलिस मिलके बहुत लोगों को मार दिया, ठीक है। अपने ही लोग थे, अपने ही ट्राइबल थे, गरीब लोग थे। लेकिन अब इतना बढ़ता जा रहा था कि उसे रोकना भी जरूरी था। सरकार भी एक तरह से कहीं ना कहीं वहां सही है, और ट्राइबल भी थे, उन्हें उतना नहीं पता है। इस चीज से इतने लोग मारे गए। इस चीज से आहत होके चारू मजुमदार ने सरेंडर कर दिया पुलिस को, ताकि ये ऑपरेशन बंद हो पाए। और चारू मजुमदार लीडरशिप इतना दिन उन्होंने प्रोवाइड किया, और चारू मजुमदार जेल में ही डेथ हो गया। पुलिस कहती है कि उनका डेथ हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन सच बात यह है कि अंदर बहुत टॉर्चर हुआ, जितना हद तक टॉर्चर किया जा सकता है किया गया, और बिकॉज ऑफ टॉर्चर उनका निधन हो गया। तो यहां पे स्टार्ट होता है, एंड होता है फेज 1। तो 1967 से लेके 1971 तक आप कह सकते हैं फेज 1 रहा।
इसके बाद लीडरशिप खत्म, लोग मारे गए, क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ में नहीं आ रहा था सही से, तो बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन फिर 1980 में आप कह सकते हो फेज 2 उसका शुरू होता है, जबकि पीपल्स वॉर ग्रुप बनाया जाता है साउथ इंडिया में। पीपल्स वॉर ग्रुप जो लीडरशिप उसको प्रोवाइड किए वो थे कोंडापल्ली, चिरंजीवी कोंडापल्ली, उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया। और उनका जो पर्पस था कि जो चारू का लिगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जो जस्टिस का जो हमने रास्ता चुना है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये उनका एकदम क्लियर माइंडसेट था। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, तो क्लास एनिमी, जो पहला क्लास एनिमी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अनाउंस करते थे कि हमारा एनिमी कौन है, दुश्मन कौन है, ये अनाउंस करते थे। तो फेज 1 में जो दुश्मन था वो दुश्मन था जमींदार, ओनली एंड ओनली जमींदार। लेकिन फेज 2 में उन्होंने क्लास एनिमी में एक और व्यक्ति का नाम जोड़ दिया, एक और इसका सिविल सर्वेंट्स को भी जोड़ दिया। सिविल सर्वेंट को जोड़ने का बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ है, लेकिन एक जो एक्सप्रेस इंटरप्रिटेशन दिखा वो दिखा है कि सिविल सर्वेंट को, आईएएस ऑफिसर्स को या इस तरह के जो भी है उनको वो किडनैप कर लेते थे ताकि कंसेशन रीच कर पाए, नक्सल जो हैं जेल में बंद उनको छुड़ाया जा सके। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट किया, ये एक स्ट्रैटेजी था। दूसरा, साथ ही साथ झारखंड बिहार साइड में एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर स्टैब्लिश हुआ, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर भी था, साथ साथ वो एक थिंक टैंक की तरह भी काम करते थे। और इस फेज में उन्होंने एक चीज स्टार्ट किया जो कि अगर मार्क्सिस्ट का विचारधारा देखे, जो इंटेलेक्चुअल जो है, नंबर 1 पे आएंगे कार्ल मार्क्स, नंबर 2 पे अगर आप किसी को इंटेलेक्चुअली अगर देखो तो आप कह सकते हो कि एंटोनियो ग्राम्सी थे, जो व्यक्ति इटालियन था, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, उनको बहुत दिनों तक जेल में बंद करके मुसोलिनी ने रखा था। उनका एक विचारधारा था कि यूं ही अगर लड़ाई करते रहेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा, हमें आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी लड़ाई लड़ना है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी लड़ाई लड़ना है, तो हमें एक अपने तरफ कुछ इंटेलेक्चुअल को खींचना होगा, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए हमें। ठीक है, अपना इंटेलेक्चुअल हमें बनाना होगा। तो इस फेज में यह भी किया गया कि इंटेलेक्चुअल को वो कोशिश किया जा रहा था कि हम इंक्लाइन करें अपने तरफ। तो बहुत टाइम जो आप सुनते हैं अर्बन नक्सल, तो वो हैं, वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, या इस तरह के कोई भी हो, वो व्यक्ति हैं जो कि सिंपैथी रखते हैं नक्सल से, जो कि नक्सल विचारधारा जो है उसको मानते हैं, जो कि नक्सल विचारधारा जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो यहां पे स्टार्ट हुआ फेज 2 में, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल में फेज 2 में स्टार्ट हुआ। अब सरकार को फिर दिक्कत होने लगी, फिर इनका जो रैंक एंड फाइल स्वेल करने लगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ने लगा। तब यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट की सीआरपीएफ से, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना डिफरेंट ये किए, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था आपको ग्रे हाउंड्स स्टार्ट किया गया ऑपरेशन फ्रॉम इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड स्टार्ट किया गया, और उस ग्रे हाउंड्स ने आपको बहुत मैसिव तरीके से जो नक्सल बेस था उसको इरोड किया। बहुत ही ऑपरेशंस बहुत बेहतरीन रहा, एंड वो फर्दर मूव करता रहा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि फिर से गवर्नमेंट ने बहुत मैसिव तरीके से इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया, फिर से उनके बहुत लोग सरेंडर कर दिए, बहुत लोग मारे गए, लीडरशिप लगभग एलिमिनेट कर दिया गया। वहां खत्म होता है फेज 2। इसके बाद स्टार्ट होता है फेज 3। फेज 3 में कम्युनिस्ट, एमसीसी और पीपल्स वॉर ग्रुप दोनों मर्ज कर लेते हैं अपने आप में और एक पार्टी बनाते हैं 2004 में, जो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। अब ये वाला जो फेज है पर्टिकुलरली, इसके लोग कहते हैं कि बड़ा ही एम्बिगियस फेज है। एम्बिगियस फेज है क्योंकि यहां पे डेलिबरेट एम्बिग्यूटी वो लोग क्रिएट करके रख रहे हैं कि उनको ये पता है
कि भाई हमने जो पहले काम करा है उससे हमें सक्सेस नहीं मिला है जितना लेवल का सक्सेस हम चाहते हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत अलग स्ट्रैटेजी अनाउंस किया। पहली बात, अनाउंस नहीं किया, इनफैक्ट पहली बात वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं बताया कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दे वर कंप्लीटली साइलेंट एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न। ऑब्जेक्टिव सही तरीके से नहीं बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा चीज, उन्होंने पॉलिटिशियन को भी मारना शुरू किया, चाहे महेंद्र कर्मा हो या किसी को भी हो, पॉलिटिशियन को भी मारना शुरू किया। लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि पब्लिक एनिमी कौन है, पीपल्स एनिमी कौन है, ये अनाउंस नहीं किया। पहले 2 फेज में उन्होंने अनाउंस किया था कि फेज 1 में जमींदार हैं और फेज 2 में जमींदार प्लस सिविल सर्वेंट है। यहां पे पॉलिटिशियन को उन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो क्लैरिटी नहीं है। अगर पॉलिटिशियन को मारोगे तो फिर कौन, मतलब बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। ये चीज है। तीसरी चीज है कि लीडरशिप भी ना, उनको सिंगुलर लीडरशिप नहीं रखा, लीडरशिप भी इस बार पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कौन आदमी कौन क्या काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल में नहीं चलता है। इतना उन्होंने इतना लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और थर्ड चीज कि जहां तक अर्बन नक्सल के बारे में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात करते हैं, उन पे इन्होंने बहुत ही मैसिव तरीके से पकड़ बनाया। और ये सब होने के कारण से मनमोहन सिंह कहते हैं कि, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। लेकिन हां, यह भी बात हमें मानना होगा कि उन लोगों को जस्टिस जैसा मिलना था, जस्टिस नहीं मिला है। तो सरकार, अब सॉल्यूशन इसका यह है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम वहां पे इंप्लीमेंट करे। पुलिस का एक्शन जरूरी है, वो चलता रहे, लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है, उनको बताए कि जो डेमोक्रेसी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जस्टिस का मिले उनको और सेंस भी हो कि हां जस्टिस मिला है, तभी इस चीज का अंत हो सकता है। नहीं तो अंत होता हुआ दिख नहीं रहा। ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, यही वाला है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच।